मित्रों नमस्ते। आज अभी मैंने एक शब्द बोला मित्रों। हो सकता है आप में से कुछ साथियों का सोचना ये हो कि गलत बोला गया, बोलना चाहिए मित्रों, क्योंकि बहुत सारे लोग संबोधन में अनुनासिकता का प्रयोग करते हैं। देवियों, सज्जनों, मित्रों, दोस्तों, ऐसा प्रयोग करते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या वहाँ अनुनासिकता होती है? पूरा व्याकरण शास्त्र इस बात को कहता है कि संबोधन में अनुनासिकता नहीं है। उन शब्दों के जो रूप चलते हैं वे जैसे बालकों, द्वितीया का बहुवचन या तृतीया का बहुवचन, ये बात तो सही है कि वहाँ लड़के ने और लड़कों को, वहाँ लड़कों साफ सुनाई पड़ता है और होता भी यही है। लेकिन संबोधन की स्थिति क्या है ये हम अभी देखते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी एक और चीज़ ये है कि कुछ लोग जब ये कहते हैं कि साधु या कवि, यानी इकारांत या उकारांत शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो सीधे कहते हैं साधुओं या कवियों। ये अनुभव मुझे तब हुआ जब TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो मैंने जब पेपर बना के भेजा तो उन्होंने बालकों को माना बहुवचन, लड़कों को कहा बहुवचन, साधुओं को कहा बहुवचन। दरअसल इसमें सोचने की बात एक है कि बहुवचन हम किसे कहें। वैसे तो पहली से लेकर के प्रथमा, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सब में बहुवचन है, पर मूल बहुवचन है क्या, हम उस पर चर्चा करेंगे। और कौन से शब्दों का क्या रूप बनता है इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे पास हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में अ है, अ। कुछ आ वाले शब्द हैं जिनके अंत में आ है, जैसे लड़का, बेटा, कमरा, बकरा, गधा वगैरह वगैरह। ई वाले शब्द भी हैं, जैसे हमने कहा रसोई, कवि, मुनि, ऐसे शब्द भी हैं। और दीर्घ ई के शब्द भी हैं, जैसे पक्षी, दीर्घ ईकारांत शब्द है। ऊ के शब्द भी हैं, साधु, ह्रस्व ऊ का प्रयोग होता है। और दीर्घ ऊ के शब्द भी हैं, जैसे चाकू, उल्लू आदि, आलू। ये अब ये जितने भी शब्द हैं जिसके अंत में अ है, आ है, ई है, दीर्घ ई है, ऊ है, दीर्घ ऊ है, हिंदी में ए, ऐ, ओ, औ, इनके शब्द बहुत ही कम हैं, शायद कोई इक्के दुक्के, और वो भी संभवतः अन्य भाषाओं के, जैसे फोटो में ओ है। पर खैर, जब भाई इन शब्दों के रूप देखते हैं, पहली बात तो रूप की हम कर दें। रूप क्या है? दरअसल पद को ही रूप कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछते हैं शब्द में और पद में फर्क क्या है। पद हम पाँव को भी कहते हैं, पग कहते हैं, पग रखा, यानी पद का काम चलना है। मैं उदाहरण के तौर पर अपनी बात साफ करूं, ये लड़का एक शब्द है, लड़का। ये अब इसके जो रूप चलेंगे या पद बनेंगे तो पहला लड़का होगा, लड़का जाता है, लड़का पढ़ता है, लड़का खेलता है। दूसरा लड़के, ये बहुवचन का रूप है, ये पद बन रहे हैं। फिर यहाँ एक लड़के, लड़के को बुलाओ, फिर लड़कों, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को पढ़ाओ,
यानी ये सारे के सारे रूप हैं जिन्हें हम पद कहते हैं, और इन्हीं का वाक्य में प्रयोग होता है। जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब ये पद कहलाते हैं। और हिंदी में बहुत थोड़े से हैं, 1 2 3 4, और बाकी सभी में ये लड़के लड़कों, लड़के लड़कों, लड़के ने लड़के को, वगैरह वगैरह। केवल संबोधन में जा कर के एक परिवर्तन होता है, हे लड़के, हे लड़कों। वहाँ अनुस्वार नहीं है जैसे लड़कों में यहाँ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बहुवचन तो लड़कों है। हमारा निवेदन सिर्फ उनसे ये है, फिर लड़के क्या है? लड़कों बहुवचन है, लेकिन इसे सविभक्तिक बहुवचन कहते हैं। विभक्ति लगती है, को लग जाए लड़कों को, या से लग जाए लड़कों से, या के लिए लग जाए लड़कों के लिए, या फिर अपादान का से लग जाए लड़कों से, या संबंध का के, ये लग जाएं लड़कों का, लड़कों के, लड़कों की, या मैं पर लग जाए लड़के पर आदि। ये सविभक्तिक बहुवचन है। व्याकरण में इसका एक और नाम है तिर्यक। ये तिर्यक बहुवचन। बहुवचन ये है, लड़का शब्द का यदि कोई हमसे बहुवचन पूछे तो सीधा लड़के। अब एक और सवाल ये आता है, लड़के तो ये भी है, लेकिन ये एक वचन है। लड़के को बुलाओ, लड़के से कह दो, लड़के पर बोझा है, लड़के के पिताजी आए हैं, ये भी है, पर ये एक वचन। यानी अब ये हुआ कि एक वचन ये है या ये, तो ये तिर्यक एक वचन है, तिर्यक, और वो तिर्यक बहुवचन है। लेकिन मूल लड़का एक शब्द है और लड़के बहुवचन है मूलतः। इन्हीं के तिर्यक रूप होंगे लड़के, लड़कों, लड़के, लड़कों, और फिर अंत में हे लड़के, हे लड़कों। यानी वहाँ अनुस्वार नहीं, लड़कों शब्द होगा, जैसे मैंने बोला था मित्रों। अब हम एक और बात देख लेते हैं कि इनमें जिन शब्दों के अंत में अ है, जैसे पेड़ है, पेड़ है, लेकिन शब्द पुल्लिंग होना चाहिए। मैं पुल्लिंग शब्द की बात मैं कर रहा हूँ, पुल्लिंग। तो जिनके अंत में अ है उनका बहुवचन भी वही होगा, बहुवचन में बदलाव नहीं होगा उसके में। एक वचन भी पेड़ होगा और बहुवचन भी पेड़ होगा। मैंने पेड़ देखा और मैंने पेड़ देखे, यानी बहुवचन मैं कहूँगा तो ये क्रिया से पता चलेगा कि एक वचन है या बहुवचन है। फल है, मैंने फल खाया, मैंने फल खाए। जिन जिन शब्दों के अंत में, पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ है, उनमें एक वचन और बहुवचन दोनों एक होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता वहाँ। दूसरी बात, और जितने भी रूप चलेंगे लेकिन अंत में फिर वही, हालांकि ये होता नहीं, प्राकृतिक चीज़ है, नैसर्गिक है। हे पेड़ो, लेकिन कोई बहुत ही भक्त है तो जाके कहता है हे पेड़ो मुझे छाया दो, हे पेड़ो मुझे फल दो। यानी पेड़ों नहीं कहेगा। जिस बात पर मैं बल देना चाहता हूँ वो अनुनासिकता नहीं, बल्कि दूसरे शब्द हैं आकारांत, आज इनके अंत में है, उनमें एक परिवर्तन होता है उसके बहुवचन में। जैसे हमने कहा कमरा, इसका निश्चित रूप से कमरे, ये बहुवचन होगा, कमरा, कमरे। फिर एक वचन कमरे होगा, कमरे को साफ कर दो, और ये बहुवचन होगा कमरों, कमरों को साफ कर दो। लेकिन कैसा बहुवचन है ये? तिर्यक, तिर्यक बहुवचन। तिर्यक वैसे पक्षी को कहते हैं जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। यहाँ शब्द के रूप भी ऐसे चल रहे हैं, कमरों,
कमरे, कमरों। फिर अगर तीसरी विभक्ति कि भाई कमरे के द्वारा, कमरों के द्वारा, कमरे के लिए चित्र लाया हूँ, कमरों के लिए चित्र लाया हूँ। यानी कमरा एक ये आकारांत जो शब्द हैं जिनके अंत में आ है, वो आ बहुवचन में जाकर के ए में बदल जाता है। ए में बदल जाता है। लड़का का लड़के, कमरा का कमरे। ये आ ए में बदलेगा और ये बहुवचन हो जाएगा। लेकिन इसमें भी जो रिश्तेदारी के शब्द हैं, जैसे चाचा, दादा, नाना, जिनमें 2 बार एक शब्द आया है, जैसे दादा, चाचा, उनका चाचे नहीं होगा, दादे नहीं बनेगा, नाने नहीं होगा। हाँ, 2 शब्द ऐसे रिश्तेदारी में, जैसे बेटा है तो बेटे हो जाएगा, भतीजा है, मेरे 3 भतीजे हैं, 2 भतीजे हैं, वो हो जाएगा। लेकिन बाकी रिश्तेदारी, एक और बात कि जो तत्सम शब्द बने, जैसे राजा है, राजा का भी राजे नहीं होगा, हालांकि आ है अंत में। जो हमारा नियम था कि जिनके अंत में आ है वे ए में बदल जाएंगे, तो कुछ रिश्ते नाते के शब्द, कुछ उच्च पदों का, उनको छोड़कर ये अपवाद हैं, इनमें ऐसा नहीं होता। बाकी इस तरह जिन शब्दों के अंत में ई है, ह्रस्व ई, कवि है, कवि कविता पढ़ता है, बहुवचन में भी यही रहेगा। यानी जिन शब्दों के अंत में ई है वे एक वचन और बहुवचन दोनों में उनका एक ही रूप होगा। एक कवि कविता पढ़ता है और कवि कविता पढ़ते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। कवियों जो है वो वही तिर्यक बहुवचन होगा। मैं कहूँगा कवि को बुलाओ, कवियों को बिठाओ, कवियों को बुलाओ, तो तिर्यक बहुवचन होगा। इस बात का ध्यान रखें कि जब हम बहुवचन की बात करते हैं तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ही बहुवचन है, बाकी बहुवचन सविभक्तिक है या तिर्यक बहुवचन। दीर्घ ई की बात है, पक्षी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ते, बहुवचन में भी यही, पक्षी उड़ते हैं। यानी दीर्घ ईकारांत जो शब्द है उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वे ज्यों के त्यों रहते हैं। आइए ऊ की बात देखते हैं। ऊ में, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं लिखा साधु, साधु भजन करता है, बहुत सारे होंगे तो भी साधु भजन करते हैं। यानी क्रिया से ही पता चलेगा एक वचन है या बहुवचन है, दोनों के रूप एक से ही होंगे, साधु और बहुवचन में भी साधु। हाँ, तिर्यक बहुवचन में साधुओं और संबोधन में साधुओं, अरे ओ साधुओं, वहाँ अनुनासिकता नहीं होगी। फिर बड़ा ऊ है, दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ का मैंने कहा आलू, यहाँ भी आलू अच्छा है और आलू अच्छे हैं। और यदि मैं बहुत ही परिहास के स्तर पे कहूँ तो मैं लिखने को कह सकता हूँ उल्लू लिख रहा है, और फिर आपको कहूँगा उल्लू सुन रहे हैं। हो सकता है कचोट पहुँचे, लेकिन मैं केवल शब्द की चर्चा कर रहा हूँ, आपको या अपने आप को नहीं कह रहा हूँ। तो हमने ये देखा प्लीज़ कि अ, ई, ऊ, ये सारे शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही रूप के रहते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता। केवल परिवर्तन उनमें होता है जिसके अंत में आ है, वो आ ए में बदल जाता है। लड़का लड़के, कमरा कमरे, बच्चा बच्चे, बकरा बकरे, वगैरह वगैरह। लेकिन संबोधन में ओ नहीं, ओ। बराबर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हर भाषा अध्यापक को कि वो संबोधन में अनुनासिकता से बचे। हाँ, जिनका स्वाभाविक है, जिनके साउंड ही नेजल है, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
मुझे याद आ रहा है, हमारे एक साथी थे, एमए में जब पढ़ते थे, हम लाइब्रेरी के सामने खड़े और उसने आके हमें कहा, और सांप क्या हाल हैं? मैं तो हमें सांप का नहीं, वो सांप, वो जिनका मतलब साउंड ही ऐसी है, उनकी व्यवस्था है, लेकिन संबोधन में हमें अनुनासिकता से दूर बचाव चाहिए। और उसका जो रूप है वो बिल्कुल मित्रों, दोस्तों, सज्जनों, देवियों, साधु वगैरह वगैरह ऐसा रूप चाहिए। तो ये हमने देखा कि पुल्लिंग शब्दों में ऐसी स्थिति रही है। इससे पहले कि हम स्त्रीलिंग शब्दों पर और बात करें, मैं एक बात की और आपका ध्यान दिला दूं कि ये जो हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण वगैरह, इन सब को हम कहते हैं कारक, कारक। और इनको कहते हैं ने, को, से, के लिए, से आदि। इनको हम कहते हैं विभक्ति। इनको विभक्ति कहते हैं और इनको हम कारक कहते हैं। अब सवाल यह है कि इनको विभक्ति क्यों कहते हैं? हमने कोई सोचा नहीं। हो सकता है कि ये विभक्त रहते हों, राम ने, राम अलग लिखा गया, ने अलग लिखा गया, सीता अलग लिखा गया, को अलग लिखा, सीता को, फिर से, दोस्त से अलग लिखा गया, दोस्त अलग लिखा गया, दोस्तों से वो, यानी विभक्त रहने के कारण हो सकता है इनको विभक्ति कहा हो, लेकिन बात ऐसी है नहीं। ऊपर से ऐसा लगता है। ये तो संज्ञा शब्दों के साथ है। जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, जैसे उसको इकट्ठा लिखा जा रहा है, उसे छोड़ दीजिए, उसको भी हम कहते हैं उसे। इसमें तो ये इसके साथ ही लिखा गया, यानी ये संश्लिष्ट है, चिपका हुआ है, इसी के साथ है। ये विश्लिष्ट हैं। तो दो तरह की विभक्तियां हुई कि संश्लिष्ट हैं प्रयोग विभक्तियों के, कि संश्लिष्ट प्रयोग भी है और विश्लिष्ट प्रयोग भी है, सारे विभक्त नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये शब्द हमें परंपरा से मिला। संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। हाँ, कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने इन्हें परसर्ग कहना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ उपसर्ग है, अगर वो पूर्व सर्ग होता तो उनकी बात समझ में आती कि परसर्ग है, लेकिन परंपरा से विभक्ति शब्द मिल रहा है। तो किशोरीदास वाजपेयी लिखते हैं कि अच्छा है, ये क्या ज़रूरत है हमें परसर्ग कहने की, या किसी और की परंपरा से आया है, सब जानते भी हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, विभक्त क्यों हैं? ये हो सकता है कि इन्होंने वाक्य में इन सारे कर्ता, कर्म, करण इसको विभक्त कर दिया हो। इस कारण इन्हीं की वजह से पता चलता है। जैसे संस्कृत में राम है, दूसरा रामम, फिर रामेण, रामाय, ये जो विभक्त कर दिया संज्ञा पद को, इस कारण भी ये हो सकता है कि उन्होंने विभक्ति शब्द दिया हो। लेकिन मूलतः क्या है ये विभक्ति? खूब प्रचलित है, मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं, दूसरे लोग भी बोलते हैं, लेकिन उसके मूल कारण में ऐसा क्यों रहा, शायद ही कभी कोई विवेचन होगा तो मैं ज़रूर चर्चा करूँगा इसकी। 2-3 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूँ कि कुछ शब्द स्त्रीलिंग हैं। इन शब्दों की स्थिति भी लगभग उसी तरह की है कि इनमें भी शब्द हैं अ जिसके अंत में है, आ जिसके अंत में है, ई, उ। इनकी भी ये स्थिति है स्त्रीलिंग शब्दों की। थोड़ा अंतर क्या है कि जिन शब्दों के अंत में अ है वो ए हो जाता है। जैसे पुस्तक, मैंने ये लिखा पुस्तक, अंत में अ है, इस अ को ए हो जाता है
पुस्तकें, ये होना ये चाहिए, लेकिन अंत में ये लगा रहा हूँ पुस्तकें। इसी तरह किताब, किताबें, मेज़, मेजें, लेकिन ध्यान रहे वो शब्द स्त्रीलिंग हो। मेज वहाँ रखी है, पुस्तक अलमारी में, हाँ पुस्तक वहाँ, मैंने पुस्तक पढ़ी, यानी पढ़ी है स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग शब्द होगा, अकारांत शब्द होगा तो उसका बहुवचन ए हो जाएगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा आ है, ये भी ए में जाएगा। मैंने कहा माता, लेकिन इसमें ये है तो ए भी ए, माता ए, ये स्वर है, माताएं, मालाएं। आ भी ए में बदलता है। जिन शब्दों के अंत में ई है, ई को ये, जैसे विधि है या रीति है, ये रीतियां, रीति काम करने की रीति क्या है, लेकिन बहुवचन हम कहेंगे तो रीतियां, विधियां। यहाँ एक और भी कारण है कि अंत में ई है और फिर आ है, दो स्वर इकट्ठे नहीं रहते, उनके बीच में य का आगमन हो जाता है। इस य के बारे में बात करेंगे। इनको अर्ध स्वर कहा है। ई से ये बन जाता है, ऊ से वह बन जाता है, री से र बन जाता है। इसको कहते हैं यण। यण संधि में आपने पढ़ा होगा। अब हम भी जब संधि की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन इसका उल्टा होना, ये को ई होना, वह को ऊ होना, र को री होना, ये संप्रसारण कहलाता है व्याकरण की भाषा में। दीर्घ ई की बात होगी, बड़ी ई तो भी यहाँ हो जाएगा। जैसे ह्रस्व ई का है तो दीर्घ ई का नदी, नदी हमने कहा। तो हाँ, एक ह्रस्वीकरण और होता है, जो बड़ी ई है वो भी, जैसे लड़की है, लड़कियाँ, उसका हम कारण पर चर्चा करेंगे। नदियाँ, जिन शब्दों के अंत में ऊ है, वस्तु, तो क्या होगा, वस्तुएं। और वधू, वधुएं। तो हमने ये देखा कि ये दोनों के दोनों ए में बदल रहे हैं, ये दोनों भी ए में बदल रहे हैं। इनमें यहाँ का प्रयोग हुआ है। और एक और है, जैसे चिड़िया, डिबिया, उनमें भी वो अनुनासिकता आती है, चिड़ियाँ या डिबियाँ, ऐसा हो जाता है। तो ये रूप जो हैं, हम ये माने कि ये पुस्तकें बहुवचन है, माताएं बहुवचन है। लेकिन जब इनके रूप चलेंगे तो माताओं, हे माताओं, वरना माताओं को कह दो, तीन माताएं एक वचन, माताओं ये प्रथमा विभक्ति और माताओं द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। इसी तरह संबोधन में उसमें भी अनुस्वार नहीं होगा और हम ये रूप चलाएंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत सरल सी बात है, बच्चों को बताने का नियम है। हमने पुल्लिंग शब्दों में पाया कि केवल आकारांत बदलता है। यहाँ स्त्रीलिंग शब्दों में केवल ई कारांत, बाकी चारों के चारों अ, आ, उ, इन सब में ए हो जाता है, केवल इसमें परिवर्तन होता है। ज़रा सी छोटी छोटी बात हम बच्चों के साथ शेयर कर लेंगे, उनको रूप विधान दे देंगे। हाँ, एक बात मैं फिर कह दूं कि बच्चों को संस्कार संपन्न करने के लिए, उस आदत बनाने के लिए औ की बजाय संबोधन में ओ का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। धन्यवाद।